यहाँ पर हम देख रहे थे नैतिकता के बारे में। अब यहाँ पर देखेंगे नैतिककर्ताओं का जो उत्तरदायित्व होता है वो किस तरीके से होता है, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मॉरल एजेंट, नैतिककर्ताओं के उत्तरदायित्व, ये हम देखेंगे। नैतिककर्ताओं का उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व क्या होता है नैतिककर्ताओं का, उसकी हम बात करते हैं। जैसे हमने पिछली बार जो बात की थी वो 3 बातों पर मुख्य रूप से ध्यान हमने केंद्रित किया था कि जो कार्य की नैतिकता को निश्चित करते हैं। इनमें यह पहले से ही मान लिया जाता है कि कार्यों के लिए नैतिककर्ता है उत्तरदायी है, उन्हीं कार्यों को अंजाम दिया है। लोग अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं जब वे अपनी मर्जी से कार्य करते हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान होता है कि वे क्या कर रहे हैं और वे इस काम को करने की मंशा के साथ करते हैं। वे ही हैं जो कार्य करते हैं और बातों को अंजाम देते हैं। कार्य के प्रभाव उस व्यक्ति से जुड़े रहते हैं जो भौतिक तौर पर कार्य करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि शारीरिक तौर पर कार्य करता है। वह कार्य के लिए सीधे सीधे उत्तरदायी होता है। हाँ, यह हो सकता है कि कोई अन्य कार्यों के माध्यम से या अन्यों के माध्यम से कार्य करवाए या काम को खुद करने के स्थान पर उसे किसी और को सौंप दे। इस पर भी वह कार्यों के परिणामों हेतु एक सीमा तक उत्तरदायी होता है। उसको उनकी पूर्ण जानकारी होती है। हम दूसरों के कार्यों के परिणामों के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं यदि हम उनको ऐसे काम करने के लिए बढ़ावा देते हैं, उनकी मदद करें, उन्हें तैयार करें, या हम उस समय भी खामोश रहें जब हम उन्हें समझा सकते हैं, तो हम भी उस कार्य के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को समझा सकते हैं और अगर हम उस व्यक्ति को समझा नहीं रहे हैं, तो ये भी हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है। उस कार्य के लिए हम उत्तरदायी होते हैं अगर हम उस व्यक्ति को नहीं समझा पा रहे हैं या नहीं समझा रहे हैं। प्रशासनिक परिस्थिति में कर्मचारी अक्सर सचेतन भूल व भूल चूक करते रहते हैं, यानी कि खुद को कर्मचारी को पता रहता है फिर भी वो भूल करते रहते हैं प्रशासनिक परिस्थिति के अंदर। संचेतन भूल क्या होता है? संचेतन भूल का अर्थ होता है व्यक्ति ने कोई अपराध या गलत काम किया है, वह एक सक्रिय करता रहा है, और मैकवेद की प्रसिद्ध पंक्ति है, काम हो गया है। काम हो गया है इसका मतलब है सक्रिय संचेतन भूल को बताती है। भूल चूक वे परिस्थितियां हैं जहां लोग अपने कर्तव्य पालन में असफल रहते हैं या वह करने में असफल रहते हैं जो एक विशेष भूमिका को उन्हें करना चाहिए। यदि कोई पिता अपने बच्चों की अपेक्षा करता है किंतु उनसे दुर्व्यवहार नहीं करता है, फिर भी वह पिता के रूप में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने का दोषी है। यदि कोई पुलिस अधिकारी अपराध होते हुए देखता है किंतु कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो वह भूल चूक का दोषी है। प्रशासक सामान्यतः झंझट वाली स्थिति में पड़ने से बचने या ऐसे निर्णय लेने से बचने की कोशिश करते हैं जिनमें वे निशाना बन सके या उन्हें अंगारों का सीखना पड़े। किंतु यदि मामले और मुद्दे उनके सरकारी अधिकार क्षेत्र में पड़ते हैं, तो उन्हें उनके संबंध में अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा वे कर्तव्य की अवहेलना के दोषी होंगे। ऐसे मामलों में उन्हें ही स्थिति का सामना करना होगा। अनेक लेखक हैं इस स्थिति पर चर्चा करते हैं कि जब कोई नैतिककर्ता बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी हो जाता है, वे अवश्य ही उत्तरदायी होंगे यदि उन्हें कार्य के संभावित बुरे प्रभावों का ज्ञान होता। लागू मानक वास्तव में अधिक कठोर हैं। यदि नैतिककर्ता को अपने कार्य के संभावित बुरे परिणामों की जरा सी भी भनक है, तो वह उत्तरदायी होगा। जब कोई ड्राइवर अल्कोहल के प्रभाव में भीड़ वाली सड़क पर तेजी से वाहन चलाता है, तो दुर्घटना होने पर वह उत्तरदायी होगा। यदि कोई सभ्य और शांत ड्राइवर भी ऐसी परिस्थिति में तेजी से वाहन चलाता है, तो भी वह किसी दुर्घटना के लिए दोषी होगा। लेकिन एक अच्छा प्रभाव केवल उस एक को दिया जाता है जो अच्छा काम करता है, अन्यों को नहीं। मान लीजिए कि प्राकृतिक आपदा के बाद एक सरकारी कर्मचारी एक बैठक आयोजित करके मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए दान मांगता है। अनेक लोग हैं यहाँ पर दान दे देते हैं। इसका श्रेय उस कर्मचारी को नहीं मिलता है जिसने बैठक आयोजित की है, बल्कि उन्हें मिलता है जो दान यहाँ पर देते हैं। मानवीय कार्यों के परिणाम की बात करें, मानवीय कार्यों का परिणाम क्या होता है? मानवीय कार्यों का परिणाम, तो मानवीय कार्यों का परिणाम क्या होता है? हम उन परिणामों की यहाँ पर बात करेंगे जो मानवीय कार्यों के बाद उत्पन्न होते हैं। कुछ ऐसे कार्य जिनके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हैं, इन्हें दोहरे प्रभाव वाले कार्य कहा जाता है। समस्या यह है कि ऐसे कार्यों को अच्छे और बुरे निश्चित करना कठिन है।
ऐसे प्रश्नों को हल करने हेतु नैतिकवादियों ने कुछ सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। जैसे दोहरे प्रभाव देने वाले कार्य या तो अच्छे होने चाहिए या फिर उदासीन होने चाहिए। यदि वह मूलतः बुरा है तो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता और बुरा ही बना रहेगा। अच्छा प्रभाव प्रत्यक्ष होना चाहिए, अर्थात वह किसी बुरे प्रभाव के माध्यम से नहीं होना चाहिए। कार्य की मंशा और प्रयोजन है अच्छा होना चाहिए। कार्य करने के लिए कोई अग्रिम कारण या कारक होना चाहिए। कार्य का अच्छा प्रभाव अनुपातिक रूप में बुरे प्रभाव से अधिक होना चाहिए। दोहरे प्रभाव वाले कार्यों में मुख्य समस्या यह निश्चित करने की है कि क्या अच्छा प्रभाव बुरे प्रभाव का परिणाम है, और ऐसी बात होने पर कार्य बुरा हो जाता है। यदि बुरे प्रभाव को हटा दिए जाने पर अच्छा प्रभाव बना रहता है तो अच्छा प्रभाव है, बुरे प्रभाव से पैदा नहीं हुआ है। संदेह की स्थिति में व्यक्ति यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अच्छा प्रभाव बुरे प्रभाव के अधीन नहीं है। ध्यान देने की यहाँ पर बात यह है कि दोहरे प्रभाव को अच्छा होने के लिए अच्छे प्रभाव को बुरे प्रभाव से उत्पन्न नहीं होना चाहिए। कुछ उदाहरणों से दोहरे प्रभाव वाले सिद्धांत को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी, जैसे कि सेंट थॉमस एक्विनोस, इन्होंने सबसे पहले सिद्धांत बनाया और आत्मरक्षा के उदाहरण द्वारा इन्होंने समझाया है। तो किन्होंने समझाया है? ये व्यक्ति हैं सेंट थॉमस एक्विनोस, इन्होंने समझाया है। सेंट थॉमस एक्विनोस, एक्विनोस ये आत्मरक्षा की उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। एक्स पर वाई ने हमला किया, जैसे ये एक्स व्यक्ति है, इस पर कौन करता है हमला? वाई व्यक्ति यहाँ पर हमला करता है। तो अपनी रक्षा करते हुए एक्स वाई को क्या कर देता है? ये मार देता है, इसको एक्स वाई को मार देता है। अब इसमें अच्छा प्रभाव यह है कि एक्स ने स्वयं को बचा लिया, और बुरा प्रभाव यह है कि वाई यहाँ पर मारा गया। अब यह बिना इरादे के घटनाक्रम के कारण और या फिर उसके आत्मरक्षण के फलस्वरूप हो गया है। तथापि एक्विनास ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आत्मरक्षा में प्रयुक्त बल अत्यधिक नहीं होना चाहिए, बल्कि एक्स को बचाने के लिए जितनी की जरूरत है उतना ही होना चाहिए। तो वर्तमान लोकप्रिय शब्द है समांतर क्षति। समांतर क्षति दोहरे प्रभाव वाले कार्यों को बताते हैं। फिल्मों की कारों का पीछा करने वाले दृश्य में यह मजेदार बन जाता है। इसमें खलनायक के द्वारा नायक व नायिका का पीछा किया जाता है, किंतु इस पूरी प्रक्रिया में वह रास्ते के जो कैफेज में बैठे लोगों में अफरा तफरी मचा देता है। हमारा अगला उदाहरण होगा यहाँ पर स्टैनफोर्ड स्टैनफोर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी से लिया गया है। यहाँ पर एक उदाहरण है। कौन सी कहाँ से उदाहरण लिया गया है? स्टैनफोर्ड इनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया, यहाँ से एक उदाहरण लिया गया है। स्टैनफोर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी। यहाँ से उदाहरण क्या लिया गया है? आतंकवादी बमबर दुश्मन के इरादे को कमजोर करने के लिए नागरिकों की हत्या का लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित करता है। जब उसके बमों ने नागरिक मारे जाते हैं तो आतंकवादी कोई भी दुश्मन है, वो मनोबल को कमजोर करने के लिए, दुश्मन के मनोबल को कमजोर करने के लिए नागरिकों की हत्या का लक्ष्य वो निर्धारित करता है। और जब उसके बमों से नागरिक मारे जाते हैं तो यह वह परिणाम है जो वह चाहता है। और एक होता है निपुण बमबर, यानी कि सैनिक लक्ष्यों को यह जानते हैं हुए लक्षित करता है कि ऐसे लक्ष्यों पर बम फाड़ने से नागरिकों की मृत्यु होगी। जब उसके बमों से नागरिक मारे जाते हैं तो यह उसके कार्यों को पहले से समझा गया किंतु अनाशयित परिणाम होगा। यह बराबर निश्चित होते हुए भी दो बमबर एक ही संख्या में नागरिकों को मार डालेंगे। आतंकी बॉम्बिंग अनुमति योग्य नहीं है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि दोहरे प्रभाव वाले कार्यों को हानिकारक से अधिक लाभकारी प्रभाव उत्पन्न करने चाहिए। यह परंपरागत मानक दार्शनिक विचार है, यानी हानि से ज्यादा यहाँ पर लाभ होना चाहिए। अब दोहरे प्रभाव के मत की जो आलोचनाएं की गई हैं उनकी हम बात करें, यानी क्रिटिसिज्म ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट। तो दोहरे प्रभाव की आलोचनाओं में क्या बताया गया है? आलोचना। तो आलोचना में यहाँ पर बताया गया है कि नैतिककर्ता अपने कार्यों के सभी संभावित परिणामों के लिए उत्तरदायी होते हैं।
यदि नैतिककर्ता अपने कार्यों के दोहरे प्रभावों को पहले से जानते हैं तो उन्हें दोहरे प्रभावों की नैतिक जिम्मेदारी यहाँ पर लेनी होगी। वे केवल अपने अनुकूल प्रभाव को या अच्छे प्रभाव को स्वीकार का निश्चय कर अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते। कुछ लोग जो नैतिक वस्तुपरकवाद में विश्वास करते हैं, उनका मानना है कि लोगों के आशय, इरादे असंबद्ध हैं। नैतिकता किसी कार्य के सही और गलत होने का निर्णय कार्य को अंजाम देने वाले व्यक्ति की मंशा को देखते हुए नहीं करती है। उनके विचार से कुछ कार्य हैं वस्तुपरक सही या गलत होते हैं और उन कार्यों को करने वाले की मंशा अनावश्यक है। यद्यपि यहाँ पर हम बात करें, अनेक न्याय प्रणालियाँ व्यक्ति कानून शब्दावली में, यानी कि व्यक्ति की जो कानून की शब्दावली है उसकी मंशा की बात करते हैं कि विशेष रूप से मृत्यु वाले मामलों में या उनके अपराध या उसके अपराध की गंभीरता को तय करते हुए महत्वपूर्ण कारक मानती हैं। जैसे हम यहाँ पर एक मामला लेते हैं और जिससे हम यहाँ पर दोहरे प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। मामला क्या है, किस तरीके का मामला है? जैसे माइकल अमेरिका में एक सर्जन है। गर्भपात के मामले में अमेरिका में सामाजिक राय है भिन्न भिन्न है। एक रूढ़िवादी दल है जो धार्मिक एवं जीवन समर्थक कार्यकर्ताओं का है, जो मानव जीवन को इसके अस्तित्व से परम पावन मानता है। वे गर्भपात का सिद्धांत के रूप से ही विरोध करते हैं। वे राजनीतिक समूह में धार्मिक पक्ष से संबंधित होते हैं। एक अन्य दूसरा दल है जो महिला अधिकार कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न मतों के उदारवादी होते हैं। वे चैन के हिमायती के तौर पर जाने जाते हैं। इस बात की वकालत करते हैं कि गर्भवती स्त्री का गर्भपात करवाने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। उसके लिए गर्भ को बनाए रखना या समाप्त करने का निर्णय उसकी निजी पसंद है। यह सामाजिक और धार्मिक नीति का मामला नहीं है। अब जीवन समर्थक नेता के तौर पर माइकल का विश्वास था कि गर्भपात गलत है, चाहे वह माँ की जिंदगी बचाने के लिए ही क्यों न किया जाए। इसलिए वह मार्था के लिए गर्भपात कराने से इनकार कर देता है, जिसे डर है कि उसके गर्भ से उसके स्वास्थ्य को किसी प्रकार से खतरा हो सकता है। क्योंकि मार्था को माइकल के कौशल पर विश्वास था, वह अनिच्छा से दूसरे क्लिनिक में जाने का निर्णय करती है। कुछ वर्षों के पश्चात मार्था दोबारा गर्भवती हो जाती है और इस बार पता चलता है कि उसे कैंसर है। वह ऑपरेशन के लिए माइकल के पास जाती है और वह मार्था का कैंसर का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। यद्यपि इसमें भ्रूण की मृत्यु भी हो सकती है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, क्या आप सोचते हैं कि माइकल का निर्णय उसके नैतिक परस्पर विरोध को दिखाता है? तो यहाँ पर अगर हम चर्चा करें इस चीज़ की, तो इस मामले में हम दोहरे प्रभाव वाला सिद्धांत लगा सकते हैं। नैतिककर्ता की आशायित परिणाम और उसके लिए कार्य के उप प्रभावों के परिणामों में पर्याप्त अंतर रहता है। पहली स्थिति में परिणाम है, यानी जो भ्रूण की हत्या है, उसके कार्य का सीधा फल है, उसकी ऐसी ही मंशा थी। और दूसरी स्थिति में यद्यपि यह परिणाम के पहले से ही जान सकता है, इसका ऐसा कोई इरादा यहाँ पर नहीं था। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि माइकल बाद में ऑपरेशन करने के लिए क्यों राजी हो गया। यदि उसने गर्भपात करवाया होता तो वह अजन्मे बच्चे की मृत्यु के इरादे वाला होता और यह उसके जीवन को महत्व देने वाले नैतिक सिद्धांत के विपरीत होता। लेकिन मार्था के कैंसर को ठीक करने के लिए की गई जो हिस्टेरोकटॉमी है, हिस्टरकटॉमी, इसमें माइकल का लक्ष्य मार्था की जिंदगी को बचाना होगा, जबकि वह भ्रूण की मृत्यु को पहले से केवल जान रहा है। यह दुर्भाग्यवशपूर्ण उपप्रभाव होगा। इसके विपरीत गर्भपात करना मार्था के स्वास्थ्य खतरे को हटाने के साधन के तौर पर भ्रूण को जानबूझकर मारना होगा। तो यहाँ पर दूसरा कार्य है वो नैतिक माना जाएगा। तो स्पष्ट है कि अंतर अपेक्षाकृत बेहतर है। कुछ अवस्थाओं में, जैसे कि आत्मरक्षा में युद्ध की स्थिति, कोई मानव क्या करता है, कोई मानव हानियों से पहले ही जान लेता है, लेकिन इसका इरादा यह नहीं होता है कि दुर्भाग्यपूर्ण या अपरिहार्य उपप्रभाव है, लेकिन ये अपवाद हैं। कमोबेश व्यक्ति को समांतर हानियों के अस्वीकार्य स्तरों से बचना चाहिए। अगर हम नैतिकता के इस पाठ के, यानी कि नैतिक तथा नैतिक उत्तरदायित्व की जो चुनौतियां हैं, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें दार्शनिक जो व्यक्ति हैं, दर्शन शास्त्रीय जिज्ञासा के आरंभ से कुछ विचारकों ने मानव जीवन में नैतिक शास्त्र के मूल्य के बारे में व्यक्त करते हुए यह आग्रह करते हुए कि नैतिक अध्ययनों के लिए कोई तर्क संगत आधार नहीं है, गहन यहाँ पर क्या किया है, संदेशवादी ये विचार व्यक्त किए हैं। अहम बात का सरल अर्थ यह है कि मानव को केवल अपने ही फायदों, सुख भोगों और कल्याण की चिंता रहती है। दूसरों के लिए कोई चिंता और सारोकार यहाँ पर मानव को नहीं रहता है। मनोवैज्ञानिक अहमवाद नैतिक आचरण हेतु कोई मतवाद नहीं है।
यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके अनुसार मानवों की संरचना ऐसी हो जाती है कि वे हमेशा ही स्वार्थों के हितों में काम करते हैं। नैतिक अहमवाद का विचार यह है कि लोगों को अपने स्वहित के अनुसार कार्य करना चाहिए। नैतिक अहमवाद में लोग क्या करते हैं? नैतिक अहमवादी तर्क देते हैं कि लोग अक्सर अपने स्वहित का साधन नहीं करते, किंतु उन्हें वास्तव में ऐसा करना चाहिए। नैतिक अहमवाद को दूसरे तौर पर ऐसा विचार कहा जा सकता है जिसमें व्यक्ति को इस प्रकार के काम करने चाहिए जिससे कि वह उपयोगिता अधिकतम हो और उसकी अनुपयोगिता है वो न्यूनतम हो। स्वार्थी उद्देश्यों का अनुसरण करते हुए भी व्यक्ति को विवेकशील रहना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके कारण अन्यों को कोई अवरोध खड़ा न हो। थॉमस हॉब और मैंडविले और एडम स्मिथ के सिद्धांतों को नैतिक अहमवाद के उदाहरण माना जा सकता है। नैतिक अहमवाद को प्रबोधित आत्महित के रूप में बदल देने पर भी उनमें कुछ कमजोरियां यहाँ पर हैं। नैतिक सापेक्षवादी वे हैं जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के वजूद से इनकार करते हैं। नैतिक सापेक्षवाद का मानना है कि यथार्थ नैतिक सत्य है और कुछ काम सभी कार्यकालों में सभी लोगों के लिए ठीक हैं और अन्य ऐसे हैं जो सभी कालों में सभी लोगों के लिए गलत हैं। नैतिक आत्मपरकवाद के दो रूपों में व्यक्त किया जाता है, एक तो नैतिक आत्मपरकवाद और एक सांस्कृतिक सापेक्षवाद। नैतिक आत्मपरकवाद के अनुसार सही होना या गलत होना निजी राय का मामला है और सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अनुसार एक निश्चित संस्कृति में कुछ नैतिक मानक होते हैं जो उस संस्कृति के लिए सत्य हैं, लेकिन नैतिकता का कोई वास्तुगत मानक नहीं है जो अलग अलग संस्कृतियों को अलग अलग करता हो और अलग अलग संस्कृतियों के मूल्यांकन का आधार बन सके। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नैतिकवाद का मानना है कि मानव के निर्णय और कार्य मोटे तौर पर बाहरी शक्तियों के द्वारा तय किए जाते हैं। लोग कोई स्वायत्तकर्ता नहीं है जो किसी बात में अपनी मर्जी से निर्णय कर सके। उनकी कोई स्वेच्छा और स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं होती है। नियतिवाद से नैतिकता के लिए समस्या पैदा होती है क्योंकि यदि मानव को स्वेच्छा का अधिकार नहीं होगा तो उसके सभी कार्य संयोगवश तय किए जाएंगे, तो वे अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी यहाँ पर नहीं होंगे। लोग मुक्त रूप से व्यवहार उस समय करते हैं जब उन्हें कोई बाहरी या आंतरिक दबाव नहीं होता है। ऐसी दशाओं में मानव मुक्ति यानी मानव मुक्त नैतिक करता है और उसके कार्यों के लिए वह खुद जिम्मेदार है, खुद उत्तरदायी है। किसी कार्य का नैतिक मूल्यांकन करने के लिए उसे 3 भागों में बांटा गया है। उस कार्य का उद्देश्य क्या है, उस कार्य की परिस्थिति क्या रही है और उस कार्य का प्रयोजन क्या रहा है। हर कार्य का एक उद्देश्य होता है जो उसकी प्रकृति का सार होता है। कोई कार्य जिसका उद्देश्य प्राकृतिक रूप से बुरा है वह हमेशा बुरा ही रहता है। जो कार्य अच्छा है वह बुरा हो सकता है और एक अनासक्त कार्य ना ही अच्छा है ना ही बुरा है, वह अच्छा या बुरा हो सकता है। परिस्थितियां कार्य के साथ और समय कार्य करने वाले कर्ता और कार्य को अंजाम देने के ढंग से सारोकार रखती हैं। परिस्थितियां बढ़ाने वाली, विस्तार देने वाली और विशिष्टता देने वाली हो सकती हैं। परिस्थितियां कार्यों की स्थितिक संबंधों में जोड़ देती हैं। कोई कार्य करते समय उसे करने की इच्छा रखते समय नैतिक कर्ताओं को ध्यान में इस कार्य का उद्देश्य ही प्रयोजन होता है। कोई उदासीन कार्य अपने प्रयोजनों के आधार पर अच्छा या बुरा हो सकता है। कोई कार्य जिसका उद्देश्य अच्छा हो उसके प्रयोजन के कारण कमोबेश अच्छा हो सकता है और कोई कार्य जो मूलतः गलत है नैतिक कार्य के प्रयोजन के आधार पर और अधिक और कम गलत हो सकता है। जिन कार्यों के लिए अच्छे या बुरे दोनों परिणाम होते हैं वे दोहरे प्रभाव वाले कार्य माने जाते हैं और यह निर्णय करना मुश्किल है कि ऐसे कार्य अच्छे हैं या बुरे हैं। नैतिकवादियों ने इस प्रश्न को हल करने के लिए सामान्य सिद्धांत बनाए हैं। मानक विचार यहाँ पर यह है कि दोहरे प्रभाव वाले कार्यों को हानिकारक प्रभावों से अधिक लाभकारी प्रभाव देने चाहिए। लेकिन एक विचार यह है कि नैतिककर्ता इन मामलों में उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते। जब वे अपने कार्यों के दोहरे प्रभावों को पहले से जानते हैं तो उन्हें दोहरे प्रभावों की नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी। वे केवल अपने अनुकूल प्रभावों को और अच्छे प्रभावों को स्वीकारने का निश्चय कर अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते हैं। नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि पश्चिम के आचार शास्त्री जो भी नैतिक विचारक रहे हैं वो कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर रहे हैं और क्या उनके विचार रहे हैं, नैतिक विचारकों के विचार क्या रहे हैं नैतिकता को लेकर के।